नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप कॉप्स में। आज जो शख्सियत हमारे साथ है उनके लिए दो लाइनें कहना चाहूँगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हम बात कर रहे हैं 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर विक्रांत वीर जी की, जो अपने निष्ठावान और तेज तर्रार काम के लिए जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम टॉप कॉप्स में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, बात करते हैं कैरियर की शुरुआत की। सबसे पहली चीज़ आती है कि आप किस परिवार से आते हैं, पढ़ाई आपने कैसे शुरू की और इस सफ़र तक कैसे पहुँचे, माता पिता की क्या एक्सपेक्टेशन थी, कैसे किस परिवार से मतलब आपने शुरुआत की, क्या स्ट्रगल किया, क्योंकि आईपीएस की पढ़ाई, यूपीएससी की पढ़ाई अपने आप में कठिन परिश्रम होता है। तो सर, कैसे वो दौर निकला, बचपना कैसे बीता, कहाँ कहाँ पढ़े, कैसे इस तक? देखिए, मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट नालंदा है और मेरे पापा मलेरिया इंस्पेक्टर से रिटायर हो गए हैं। तो हमारा बचपन वहीं बिहार में बीता और 10th जो है वो सरकारी स्कूल है, आदर्श हाई स्कूल बिहार शरीफ नालंदा, वहाँ से 10th किया। और 12th का हम लोगों ने सेंट कोलम्बस हजारीबाग है, झारखंड में भी है, वहाँ से 12th का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने मर्चेंट नेवी की डिग्री है, बीएससी नॉटिकल साइंस, टीएस चाणक्य मुंबई, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर आता है। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने मर्चेंट नेवी में जॉब भी किया लगभग 3 साल। फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की ब्रेक ले करके। तो 2011 में मैं आईआरएस कस्टम्स के लिए सेलेक्ट हुआ था। उसमें मैंने ट्रेनिंग भी कंप्लीट करी और उसके बाद फील्ड में ज्वाइन भी किया। लगभग 1.5 साल मैंने उसमें काम किया। दोबारा एक और अटैम्प्ट लिया तो उसके बाद उसमें मुझे आईपीएस अलॉट हुआ और यूपी कैडर अलॉट हुआ और 2014 में मैंने यूपी कैडर को ज्वाइन किया। सर, बात करें, आपने बताया मर्चेंट नेवी, तो समंदर की लहरों से भी आप जो है टकरा के वापस आए हैं। जो 3 साल अगर बता रहे हैं सर, आपने 3 साल लगभग प्रयास किया। 3 साल प्रयास करने के बाद आप अच्छी नौकरी भी कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। तो वो दौर कैसे रहा, कैसे माइंड मोटिवेट हमेशा बना रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, इसके बीच में क्या स्ट्रगल रहा? देखिए, जब बीएससी नॉटिकल साइंस का मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो कैंपस इंटरव्यू होता है और वहाँ से हम लोगों को सिलेक्शन होता है। तो वहाँ मैंने एक हांगकांग की कंपनी ज्वाइन करी थी और उसी में हम लोगों ने सेलिंग करी। मैंने लगभग 3 साल से ऊपर ज़्यादा सेलिंग करी। बट इसी दौरान हम ये भी इच्छा होती थी कि सोसाइटी के लिए क्या हमें करना है, कुछ करना चाहिए। तो इसी को लेकर के एक बार मन में भावना आई कि यूपीएससी हम लोग दें और अपने दोस्तों के साथ हम लोगों ने तैयारी शुरू की, दिल्ली में तैयारी शुरू की और भगवान की कृपा से सेलेक्ट हो गए। तो ये जन सेवा और जनहित में काम करने की एक जो आकांक्षा थी वो शायद पूरी हुई। कहीं मन डगमगाया नहीं बीच में? हाँ, बीच में बिकॉज जब एग्ज़ाम होता है, आप जानते हैं यूपीएससी थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता, मेंस में भी क्लियर हो जाते, तो इंटरव्यू में मेरा कभी सिलेक्शन नहीं भी हुआ। तो दिक्कत तो होती थी, लेकिन एक जज्बा होता है कि आम जन के लिए काम करना है। तो इसी को ध्यान में रख करके दोबारा थोड़ा और मेहनत की तो सिलेक्शन हुआ। मतलब राष्ट्र सेवा की जो लगातार भावना थी वो कहीं ना कहीं, जी, एक यही चीज़ होती है जो मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को कि चूँकि ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ है, काफ़ी संख्या में बच्चे अपीयर होते हैं हर साल और हर सब्जेक्ट के बच्चे अपीयर होते हैं। ग्रेजुएशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि यूपीएससी में देना अलाउड है। तो काफ़ी बच्चे होते हैं और विभिन्न फील्ड से आते हैं, तो ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ है। आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। तो इसमें अगर कभी असफलता मिलती है तो ज़रूर निगेटिविटी आती है, लेकिन वो जनता के लिए, आम जन के लिए काम करने का जो जज्बा होता है वो मोटिवेट करता है। तो इसी को लेकर के आगे मैंने तैयारी जारी रखी और फिर भगवान की कृपा से सिलेक्शन हो गया। तो फिर यूपी हम लोगों ने ज्वाइन किया। अमूमन देखिए होता क्या है कि जैसे आप बता रहे हैं कि लगातार राष्ट्र सेवा जज्बा है, हम उस दौर की बात करें, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग तो अच्छे पढ़े लिखे थे और अच्छी जगह नौकरी कर रहे थे। जब सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं तो फिर ये त्याग, जैसा आपने बोला कि बड़ा टफ होता है, तो टफ के साथ साथ त्याग जी, मतलब हर आदमी इसको नहीं निकाल सकता है। वो त्याग का भी दौर होता है जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे करना ही करना है। उस बीच में अक्सर कुछ होता है कि आदमी तो हम तो कर रहे थे, क्यों ना यार वापस चले। तो उस टाइप में कभी किसी ने आपको सजेशन दिया कि नहीं लगे रहो? यस, जैसे एग्ज़ाम के दौरान में फेलियर्स भी आते हैं, मेरे भी आए, तो डिमोटिवेशन भी होता है। पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी शादी भी हो गई थी, मैं तो वाइफ ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मोटिवेट किया कि एक बार और अटेम्प्ट लेना चाहिए। तब लकीली 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ था आईआरएस कस्टम्स में और फिर गवर्नमेंट जॉब में आ गए। तो चूँकि एक बार एक लेवल की तैयारी हो जाती है तो दोबारा अपने फैमिली वालों ने कहा कि चूँकि एक लेवल हो गया है तो थोड़ा और अगर मेहनत की जाए
तो दोबारा अप्लाई भी किया और फिर आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये परिवार का जो सपोर्ट होता है, चाहे पेरेंट्स का हो या पत्नी का हो, भाइयों का हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब डिमोटिवेशन होता है उसको ये ठीक करने के लिए। परिवार जो है बड़ा रोल अदा ये जी बहुत बड़ा रोल है इनका। सर, ये तो ही आपकी पढ़ाई लिखाई की बात, कैसे किसने सपोर्ट किया, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। अब बात करते हैं सर पोस्टिंग, फिर ट्रेनिंग में आप पहुँचे, पहली आपकी पोस्टिंग कानपुर हुई जी सर, तो क्या कुछ रहा? क्योंकि जब पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई से शायद हमको जो अब तक का अनुभव मिला है अन्य इंटरव्यूज़ में डिफरेंट होता है। पढ़ने के बाद से जब आप फील्ड में उतरते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। वो पहला अनुभव कैसा था? क्योंकि कुछ आप सोच के आए थे और आपको सामने क्या दिखा, कैसा बदलाव दिखा, कैसे आपने चीज़ों को समझा और क्या कुछ हुआ? देखिए, मेरी जो पहली पोस्टिंग थी एज अंडर ट्रेनिंग, मैं एएसपी अंडर ट्रेनिंग कानपुर नगर में था। और आप सही कह रहे हैं कि जो थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग के दौरान जो सिखाया जाता है, उससे थोड़ा अंतर फील्ड में होता है। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीइंग एन आउटसाइडर, मैं चूँकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और पहली बार यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस प्रशासन से था, पहली बार मैं फील्ड पे काम करना और उसको सीखना और समझने की मैंने देखा फर्स्ट हैंड। तो लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूपी पुलिस एक बहुत ही इफ़िशिएंट फोर्स है उस समय से ही, और उसके बाद जैसा कि आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट हुई हैं तो और भी जो इसको बढ़ाया ही गया है। तो जो थ्योरेटिकली जो मतलब जो रूल ऑफ लॉ है एज पर लॉ, ये काफ़ी मैंने शुरू से ही देखा कि कटिबद्धता थी। डाउन द लाइन भी लोग काफ़ी मोटिवेशन लेवल शुरू से ही मैंने देखा कि अच्छी मैंने पाया। और उस समय तो वो वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी पुलिस काफ़ी इफ़िशिएंटली काम करती थी। और एक नगर का पुलिस होने का, चूँकि अर्बन पुलिसिंग होती है, तो उससे मेरा भी सीखने का बड़ा अच्छा अनुभव रहा वहाँ। सर, बात करें आप बलिया, उन्नाव, हाथरस और देवरिया भी मैं रहा हूँ, लखनऊ ग्रामीण भी रहे जी। अगर बात करें तो यूपी में एक लंबा समय आपने शुरुआती दौर में दिया। तो बलिया की बात करते हैं, उन्नाव की बात करते हैं, तो क्या कुछ अनुभव रहा? क्योंकि चूंकि बॉर्डर बेल्ट है, अपराध को वहाँ कैसे आपने देखा, क्या कुछ कंडीशन लगती है? कि बलिया की बात करते हैं तो बॉर्डर एरिया आ जाता है, बिहार से टच है जी। तमाम तस्करी की बात होती है, शराब तस्करी की बात होती है, तमाम चीज़ें आती है। तो आपने कैसे देखा उस बेल्ट में क्राइम? देखिए, ये कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि उसमें पॉलिसिंग कैसे की जाए। क्योंकि बलिया आप जैसा जानते हैं, ज्योग्राफिकली ये बिहार बॉर्डर के पास है और वहाँ पे चूँकि बॉर्डर है तो वहाँ पे चीज़ों को तस्करी करने की टेंडेंसी होती है लोगों में। वहाँ पे शराबबंदी भी है, तो शराब की तस्करी के मामले भी आते हैं। तो इसके लिए जो हमें बॉर्डर का काफ़ी इसकी पेट्रोलिंग करनी होती है और एक पूरी प्लानिंग के साथ पूरी डाउन द लाइन पूरी टीम को मोटिवेट करना होता है कि हमें, हमारा एम क्या है कि भाई कैसे तस्करी को रोका जाए। और इसमें जो होना है कि नो मीन्स नो, एकदम 100% कंप्लायंस कैसे एक्सपेक्ट किया जाए। और इसका जो कोई भी प्लान बनता है तो उसका पूरे अच्छे से अनुपालन कराना और उसका बार बार उसका चेक करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम लोग करते हैं और इससे काफ़ी इसमें कमी भी आई। हम लोगों ने देखा, मैं वहाँ लगभग 5 महीने वहाँ पोस्टेड रहा और इस दौरान इन सब घटनाओं में काफ़ी कमी आई। बहुत अच्छे केसेस हमारी टीम ने बनाए और जिससे कि डिमोटिवेट काफ़ी हुए जो इस तरह के तस्कर थे। और काफ़ी इस पर और जो आप जानते हैं कि इसमें गैंगस्टर की इस तरह के जो एक्ट हैं उस पर भी कार्रवाइयाँ की गई, अच्छी गिरफ्तारियाँ हुई, अच्छी माल बरामदगी हुई और इसमें काफ़ी कमी आई, ये देखी गई। अगर बात करें सर गैंगस्टर की, आपने बात की, क्योंकि बड़े लेवल पे खेल होता है, बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तरीका क्या होता था? कुछ एक ऐसा बताइए, क्योंकि बड़े अजीब व गरीब तरीके से शराब की तस्करी होती है। कोई ऐसा वाक्य जो आपने कुछ अलग देखा हो? क्योंकि जैसे अक्सर दिखाते हैं कि बाइक में लेके जा रहे हैं, तो कुछ इस टाइप की कोई स्टोरी? हाँ, इस तरह के केसेस जैसे आप सही कह रहे हैं, जो पेटी ऑफेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या है कि जो थोड़ा सा वो शराब की, चूँकि वहाँ पे एकदम शराब मिलती नहीं है, तो 2-3 केसेस देखे गए जिसमें कि बाइक को उन्होंने मॉडिफाई करा लिया था। इवन वो जो तेल की जो टैंक होता है बाइक में, उसके अंदर ही उन्होंने कैविटी बना के ऐसा कर लिया था कि 3-4 लीटर ही रख लेते थे। इस तरह के केसेस भी हुए। जो ट्रैक्टर के जो डल्ले होते हैं उसके नीचे वो छुपा लेते थे। इस तरह के भी मतलब कि इनोवेटिव आइडियाज़ तस्कर यूज़ करते थे। लेकिन चूँकि मुखबिर होते हैं, इस तरह की जो पुलिस का जो तंत्र होता है, तो इससे इन सब चीज़ों को भी हम लोग वहाँ पकड़ लेते थे। साथ ही कुछ होता है जो इंटरस्टेट भी परिवहन होता है अवैध शराब का, तो उसके लिए भी मुखबिर होता है और जो आप जानते हैं टेक्निकल सर्विलांस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के भी काफ़ी केसेस किए गए। तो बाद में इन सब चीज़ों में काफ़ी कमी आई।
लेकिन ये जो नए नए इनके इनोवेटिव आइडियाज़ थे जो लोकल जो ये करते थे, ये सचमुच थोड़े अलग से हम लोगों ने भी मार्क्ड देखा इसको। बिल्कुल अलग ही तरीके से ये लोग करते हैं। जी जी, कि टैंक कोई मॉडिफाई करा लेना या बाइक की सीट के अंदर छुपा लेना, इस तरह के केसेस। सर अगर बात करते हैं लखनऊ ग्रामीण की, आप लखनऊ ग्रामीण लंबे समय बाद वापसी लखनऊ हुई और एक महत्वपूर्ण जगह आपकी पोस्टिंग है, उस पर हम आएंगे बाद में। लखनऊ का आपका पुराना अनुभव है, ग्रामीण क्षेत्र में आप रहे, ग्रामीण क्षेत्र में आपने क्या अनुभव किया? क्योंकि क्राइम का ग्राफ उस समय काफ़ी बढ़ा हुआ था, क्या कुछ देखा आपने उस दौर में? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिसिंग और अर्बन पुलिसिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि जो ज़मीन से झगड़े के रिलेटेड झगड़े होते हैं और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अर्बन पुलिसिंग डिफरेंट है। आप देखते हैं किसी के कारण अर्बन एरियाज़ में कमिश्नरेट पुलिसिंग लाई जाती है, जैसा कि यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के अपराध ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें एक ये भी होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई क्राइम होता है तो पुलिस को भी या आम जैसे उस गांव में भी पता रहता है कि इसकी दुश्मनी क्या है। तो जो हीनस ऑफेंसेस भी होते हैं तो जल्दी से ये ओपन हो जाते हैं और सही गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तो ये मैंने देखा था कि उस समय के दौरान में भी जो भी क्राइम थे उसका सही तुरंत ओपन भी हो जाते थे केसेस, और सही मुलजिम भी जल्दी से जल्दी भी गिरफ्तारियाँ हो जाती थी। और चूँकि ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस होते हैं, क्योंकि जैसे शहरी इलाकों में काफ़ी एरियाज जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी से कवर्ड होते हैं। बहुत जगह तो सेफ सिटी का कैमरा लगा है, प्राइवेट लोगों से बातचीत करके काफ़ी कैमरे लगवाए गए हैं, उसके लिए अलग से ऑपरेशन चलाया गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो कभी कभी इन जो प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस हैं, जैसे चोरी हो या नकबजनी हो, तो उन सब चीज़ों में पुलिस को थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन उसमें उसका भरपाई जैसे कहें तो हम लोग मुखबिर तंत्र होता है, इन सब चीज़ों से कर लेते हैं। तो कुल मिला के अर्बन पुलिसिंग और रूरल पुलिसिंग में काफ़ी डिफरेंस है, और वो अभी भी है। अच्छा सर, बात करते हैं अब अयोध्या पे आते हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर शुरुआत से ही बहुत कुछ चलता चला आ रहा है, आपने से देखा ही होगा, जमीन तौर पे आप रहे हैं। अयोध्या का अनुभव कैसा रहा आपको? क्योंकि अयोध्या के बारे में जैसे मैंने बोला कि शुरू से ही विवाद रहा है वहाँ पे, क्या कुछ वहाँ पे ऐसा टेक्निकल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ा? क्या कुछ आपको लगता था कि अयोध्या में भी क्या कुछ और उस दौर में नहीं हो पाया जो अब हो चुका है? देखिए, मैं वहाँ एज रेगुलर एएसपी था, और वहाँ 2 सर्किल में शुरू में मैं सीओ मिल्कीपुर था और बाद में सीओ सिटी था। तो उस दौरान वहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक की समस्या थी, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत की। मैं और हमारे काउंटर पार्ट सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ हम लोगों ने मिलजुल के, उसमें नगर निगम नया नया बना था, उनके साथ मिलके काफ़ी अतिक्रमणों को हटवाया, रोड को चौड़ीकरण करने की कोशिश की। इससे ये ट्रैफिक की व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त हुई थी। साथ ही जिस तरह से पुलिस के लिए चेकिंग का सिस्टम, रैंडम चेकिंग, ये सब करा के हम लोगों ने ये किया कि पुलिस की जो रेस्पॉन्स टाइम को काफ़ी कम किया। और उस समय 112 जस्ट लॉन्च ही हुआ था, जो यूपी 112 की जो परियोजना थी वो भी लॉन्च हुई थी, उसको भी इंटीग्रेट किया। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए क्राइम में काफ़ी कंट्रोल भी हुआ था, पुलिस का रिस्पांस टाइम भी बढ़ा था। और अब आप देखेंगे कि अब चूँकि रामलला का जो वहाँ पे जो मंदिर पूरी तरह से बन गया है, और उसको देखते हुए काफ़ी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है, और उसी हिसाब से टूरिस्ट की भी काफ़ी संख्या बढ़ी है। और इसको देखते हुए वहाँ काफ़ी इसमें पुलिस को भी, जैसे पुलिस का जो वर्किंग कल्चर भी काफ़ी चेंज हुआ है, वो प्रो टूरिस्ट हुए हैं और प्रो पीपल ज़्यादा हुए हैं, उनके बिहेवियर में भी चेंज आया है, और ये एक अच्छा सार्थक प्रयास है। देश से भी मेहमान आते हैं, विदेशी जी मेहमान भी आते जी, हैं, तो वो बड़ा एक टास्क होता है। यस यस, जो टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, उनके लिए एक अलग टाइप की पुलिसिंग होती है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करना और उनकी सेफ्टी को मेंटेन करना, ये प्रायोरिटी होती है। तो ये कल्चर एक होता है पुलिस का, जो सॉफ्ट स्किल्स जिसके लिए हम कहते हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स भी पुलिस ने काफ़ी डेवलप किया है। ऐसा आपने देखा होगा कुंभ की तैयारियों में भी, कि जो पिछला जो महाकुंभ हुआ था उसमें भी पुलिस ने काफ़ी हाँ, इसकी हर जगह प्रशंसा भी हुई कि पुलिस ने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया और लोगों को बहुत अच्छे से सुविधा दी। 112 की बात आप कर रहे हैं, उस समय लॉन्च हुआ था, उसको कितना कारगर मानते हैं आप? बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये। अभी आप देखेंगे कि एक कॉल पे ही पुलिस तुरंत पहुंचती है, रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से कम हो गया है। तो ये बहुत ही कारगर है। किसी भी चीज़ के लिए आदमी फ़ोन करता है, और अब आप जानते हैं कि इसमें एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज भी इंटीग्रेट हो गई हैं। तो ये 112 मतलब वन साइज़ फिट ऑल है, और इसका बहुत ही ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है।
और आप देखेंगे कि अन्य प्रदेश भी इस मॉडल को एडॉप्ट करने के लिए रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा सर, बात करते हैं हम, अब लखनऊ पे आते हैं। डीसीपी सेंट्रल जैसी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। मैंने कहा लंबे समय के बाद लखनऊ आपसे हुई, लेकिन आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी की, क्योंकि आप भरोसे लाए। इस भरोसे, क्योंकि सेंट्रल की जिम्मेदारी में तो सारे वीवीआईपी मूवमेंट्स, लोक भवन, मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा, सभी सत्र से लेकर सारे वीआईपी मूवमेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई। इस जिम्मेदारी के साथ साथ चुनौती भी बोली जाएगी, तो इस चुनौती को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पुलिस का जो काम है, हम लोग इसको कभी चुनौती की तरह नहीं लेते। ये एक हमारा काम है, और कोई भी जिम्मेवारी दी जाती है वो जनहित में हमें काम करना होता है। जहाँ काम अगर बढ़ता है तो जैसा डिमांड होता है कि समय का हो, अगर ज़्यादा समय देना पड़े या ज़्यादा मैन पावर देना पड़े, तो ये जनहित में हमें काम करना होता है, चाहे जो भी काम करें। जहाँ तक मध्य जोन की बात है, तो आप देखेंगे, सच में आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वीवीआईपी मूवमेंट हैं और इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, तो इन सब को देखते हुए सेंसिटिविटी काफ़ी हाई रहती है। और इसमें हमें वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे हैं, सीनियर्स हैं, उनका पूरा गाइडेंस भी मिलता रहता है। और टीम, जैसे मैं कहूँगा सेंट्रल की जो पुलिस, जो जोन सेंट्रल की जो टीम भी है, वो भी काफ़ी मोटिवेटेड है। मैं तो बीच में ज्वाइन किया, पहले से भी जो टीम है तो काफ़ी मोटिवेटेड टीम है। और वो लोग, सब लोग, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग अपना काम भली भांति जानते हैं। तो बस हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। और जो रेस्पॉन्स टाइम, जो मैंने कहा, जो पुलिस के लिए रेस्पॉन्स टाइम कम होना और सही टाइम में सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हम लोग बार बार अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको भी बताते रहते हैं, और हमें अपने सुपीरियर ऑफिसर से भी ये गाइडलाइंस मिलती रहती हैं, उनके दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। और एक टीम की तरह हम लोग को काम करना होता है, और हम लोग कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी टीम ऐसा काम करती रहेगी। पुलिस की सर्विसेज में आपने एक दशक निकाल दिया है, एक लंबा समय आपने निकाल दिया, 2014 और 2026 आ गए, एक दशक से ऊपर ही बढ़ रहा है। एक वो दौर था, एक ये दौर है। क्या कुछ बदलाव देखने को आपको मिलता है? क्या तब ऐसी चीज़ें रहती थी जो कम थी, आज उस चीज़ से मजबूती मिल गई पुलिसिंग को, कैसे थे? देखिए, आप देखेंगे कि सही आप कह रहे हैं कि लगभग 10 साल से ज़्यादा मैं यूपी पुलिस की सर्विस में हूँ, और इस दौरान गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। बजट का हो या मॉडर्नाइजेशन का हो, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी चीज़ में भी हमें शासन से बजट की कोई कमी नहीं होती है। मैन पावर भी आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी भर्तियाँ हुई हैं, और उनकी अच्छी ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। तो इस तरह से ट्रेंड मैन पावर की भी अभी कोई कमी नहीं है, और आगे आने वाले दिनों में और भी मैन पावर यूपी पुलिस को मिलने वाले हैं। तो इस तरह से चेंजेज, वो जो पॉजिटिव चेंजेज हुए हैं। साथ ही नए चैलेंजेस भी आए हैं, जैसे अब साइबर क्राइम की बात करें तो या इसमें भी चैलेंजेस भी आए हैं। उसके लिए भी यूपी पुलिस को लगातार उस चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। महिला सुरक्षा का आप देखेंगे कि महिला सुरक्षा शासन का भी और हमारा पुलिस का भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है। मिशन शक्ति के तौर पे हम लोग ये 6ठा फेज चल रहा है। साथ ही साथ ट्रैफिक के लिए अब जैसे देखेंगे कि एक जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट का एक कॉन्सेप्ट है कि हम ये मेक श्योर करेंगे कि सड़क पे दुर्घटना से कोई डेथ ना हो, चाहे उसमें हमारा रेस्पॉन्स टाइम एकदम मिनिमम होना चाहिए। किसी की दुर्घटना होती है उसको तुरंत हम एम्बुलेंस से ले जाएं, उसका इलाज कराएं, रूट को कैसे ठीक करें, रोड को कैसे ठीक करें, परिवहन की कैसे अच्छी व्यवस्था हो। तो हर चीज़ पे अब बड़े साइंटिफिक वे में काम किया जा रहा है, और आगे इसमें और भी ज़्यादा सुधार किए जाएंगे। त्रिनेत्र को कैसे देखते हैं? त्रिनेत्र एक बहुत ही अच्छा ऐप है। इसमें जितने भी जो मुलजिम हैं उनके सॉफ्टवेयर, उसमें पूरा डेटा फीड है। तो इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल पुलिस कर रही है, खास करके इन्वेस्टिगेशन में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, और इससे काफ़ी जो क्राइम्स हैं हम लोगों ने सॉल्व किया है। कहीं ना कहीं मुखबिर तंत्र पहले काम आता था, हमको लगता है उसकी जगह जिस हिसाब से त्रिनेत्र में कैमरे लग गए हैं, एक अच्छे खासे कैमरों का जाल बिछ चुका है कि कहीं आप कुछ कर रहे हैं, शायद आपको नहीं पता है कि आपको पुलिस वॉच कर रही है। इस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही। तो लगभग लखनऊ की बात करें तो किस हिसाब से सेंट्रलाइज करते हैं, कैसे सिस्टम काम करता है? त्रिनेत्र के जो ऑपरेशन त्रिनेत्र में जो लगाए गए कैमरे हैं उनसे काफ़ी मदद मिलती है, चाहे स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस में। और आप देखेंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण केसेस इससे हम पुलिस को ब्रेक थ्रू मिला है। और मुखबिर तंत्र का तो खैर इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पुलिस इस पर हमेशा इस पर काम करती है कि मुखबिरों का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन हाँ, त्रिनेत्र ने हमें उस पर ऐड ऑन फीचर है कि कैमरे होते हैं, और दूसरा जो जहाँ कैमरे लगे होते हैं तो वहाँ अपराध कम भी होते हैं। और इससे एक मैसेज भी जाता है कि भाई जैसे आप कहीं किसी देखेंगे आप कोई
शॉप में जाते हैं, कहीं जाते हैं जहाँ कैमरे लगे होते हैं या सड़क पे कैमरे लगे होते हैं, तो वहाँ पे जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं वो भी थोड़ा केयरफुल रहते हैं कि वो कोई गलत हरकत ना करें। तो ये कैमरे लगने से तो इससे सचमुच अपराध में कमी बहुत आई है। ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है पुलिस, अपराधी अब शायद उत्तर प्रदेश में कांपते हैं, अब अपराध शून्य की तरफ ही बढ़ रहा है, लगभग देखा है नाम चलता है जहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ेगी नहीं। कैसे देखते हैं ऑपरेशन लंगड़ा? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात जब आती है तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े रहते हैं इसको लेकर। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा तो पुलिस के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है और इसमें कोई समझौता नहीं करना है। ये शासन का भी मानना है और यूपी पुलिस का भी यही मानना है। और इसमें कोई भी जैसे कोई मनचला हो या कोई हो, अगर महिलाओं के लिए कोई अपराध करता है तो उसके लिए कठोरतम कार्रवाई की जा रही है और हमेशा की जाती है। अच्छा सर, बात करें हम, यक्ष ऐप लॉन्च हुआ है, कितना कारगर मानते हैं और इसको कैसे देखते हैं आप? क्या है यक्ष ऐप? देखिए, ये यक्ष ऐप है। पहले जो भी बीट सिस्टम था उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। बीट सिस्टम आप देखेंगे कि बहुत ही पुरानी व्यवस्था है और इससे क्या था कि हर गांव हर घर के बारे में पुलिस को एक जानकारी रहती थी, पूरे मोहल्ले के बारे में सूचना रहती थी। इसी को अभी ऑनलाइन इसको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में इसी व्यवस्था को किया जाएगा। जो पुरानी व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाने की दिशा में ये कदम है और ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। सर, बात करें इसमें, जैसे अपराधियों का पूरा डाटा रहेगा, जैसा कि बताया गया कि उसमें अपराधियों का डाटा रहेगा, कोई भी अगर किसी उसका है तो ईजिली उसको ट्रैक कर लिया जाएगा जी। कि जो भी अपराधी हैं वो कौन है, क्या है, उनका पूरा किस जेल में है, कहाँ रहे, कब बेल पे है, कब बाहर, इस टाइप कुछ व्यवस्था। जी जी, उसमें बीट, जैसे एक बीट पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, हमारे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल होते हैं, उनके क्षेत्र में रहने वाले जितने भी अपराधी हों या पूरी जो उनकी जानकारी होती है, जो पहले हम लोग हार्ड कॉपी के फॉर्म में रखते थे, बीट बुक के फॉर्म में रखते थे, उसको अब डिजिटाइज करेंगे और जिससे कि जब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन जब होती है वो डिजिटल फॉर्म में रहती है तो उसको रिट्रीव करना बहुत आसान होता है। और अब आगे आने वाले दिनों में इसको AI से जब जोड़ेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी। अच्छा सर, बात करते हैं हम महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति 5वां फेज खत्म हो गया, 6ठा शुरू हो गया। 5 फेज सबसे शानदार गए। अगर सेंट्रल की बात करें तो महानगर से लेकर सारे एरिया आते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? महिलाओं को अगर अपने कोई शिकायत दर्ज करानी है तो उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? महिला पिंक बूथ की बात की है तो इस तरह की क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं? देखिए, महिला सुरक्षा एक जैसा मैंने बताया कि शासन की और यूपी पुलिस की प्रायोरिटी है और इसका में पहले हमारे इसमें 2-3 चीज़ें एक साथ चलती हैं। एक तो कि जो हमारे मिशन शक्ति केंद्र हैं, थानों पे मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, उसमें अब जो संख्या है लोगों की, तो उनकी संख्या बढ़ाई गई, जो पोस्ट बढ़ाए गए हैं और वहाँ पे जो महिलाएं हों या जो भी इस तरह से जो महिला अपने अपराध के लिए आती हैं थाने पे, उनको कैसे उनको मतलब उसका SOP तैयार किया गया है और इसके लिए पूरी ट्रेनिंग कराई गई है। इवन हम लोगों ने भी ट्रेनिंग ली है और जो हमारे डाउन द लाइन महिला जो वहाँ पे केंद्र पे जो जितने भी हमारे स्टाफ हैं सबको ट्रेनिंग ली गई कि SOP क्या होना है और कैसे उनको काउंसलिंग देनी है, कैसे उनको समझाना है, कैसे उनको उनके अपराध को दर्ज कराना है, कैसे उनका मेडिकल कराना है और कैसे उनको जो एग्रीव्ड पार्टी है कैसे उनको, हाँ जी जी, तो ये सब चीज़ें काउंसलिंग के लिए भी व्यवस्था कराई गई है। अच्छा सर, हम आते हैं रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर लगातार पुलिस अभियान चला रही है, आप क्षेत्र में क्या करवा रहे हैं सर? अब तक क्या कुछ ऐसा मामला सामने निकल के आया? देखिए, यहाँ पे भी हम लोगों की टीमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने वेरीफाई किया है, सबके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई केस पर नहीं आया है संज्ञान में कि कोई बांग्लादेशी मिला हो, लेकिन हम लोग सारा वेरिफिकेशन करते हैं और ये लगातार ये अभियान चल रहा है। अच्छा सर, बात करते हैं आप, मैंने बोला एक दशक आपने बिता दिया, तब लूट, अपहरण, हत्या, तमाम ऐसे वारदात, तो आज अब नया क्राइम आया, साइबर क्राइम। इस समय बहुत सीरियस मैटर है, बहुत जी जी, मतलब चारों तरफ लोग परेशान है, चाहे होम अरेस्ट की बात करें, डिजिटल अरेस्ट की बात करें, तमाम तरह से लोगों से कैसे देख रहे हैं सर इस मामले को? जी जी, जैसा अब मैंने आपको बताया कि ये जो आदरणीय DGP महोदय की 10 प्रायोरिटी में ये एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है और इसके लिए वो उन्होंने हमें काफ़ी व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। एक तो हम अपनी पुलिस को ट्रेन करके साइबर क्राइम से लड़ने के लिए उनको अवेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ पब्लिक को भी ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे साइबर क्राइम से बचें और अगर साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम कुछ हो जाता है तो उसमें उनका एक्शन क्या होना चाहिए, इसके लिए भी हम उनको बार बार ट्रेन करते हैं। तो पब्लिक को भी हम ट्रेन कर रहे हैं, आम जनता को भी ट्रेन कर रहे हैं कि क्राइम से हम कैसे बचें, अगर क्राइम होता है तो उनको क्या करना चाहिए और साथ ही साथ हम अपनी पुलिस फोर्स को भी ट्रेनिंग के कर रहे हैं कि कैसे साइबर क्राइम से उनका जैसे कि प्रॉपर उनका इन्वेस्टिगेशन हो, अरेस्टिंग हो
और जो पैसा किसी आम आदमी का चला जाता है फ्रॉड में या डिजिटल अरेस्ट में, कैसे 100% उनका पैसा उनको रिटर्न हो जाए, जिससे कि मतलब इसको भली भांति इसका निस्तारण किया जाए। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थाने चौकों पे? कैसे, जैसे मान ली किसी का कंप्लेन है साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो कहाँ व्यवस्थाएं की गई, कैसे वो कर सकता है? देखिए, हर थाने पे एक साइबर के लिए हेल्प डेस्क बना हुआ है, तो कोई भी आदमी जिनको कोई प्रॉब्लम होती है साइबर क्राइम से रिलेटेड, चाहे कोई फ्रॉड हुआ है या कोई साइबर बुलिंग हो रहा है या कुछ इस तरह का कुछ भी, अगर उनको संदेह भी होता है तो वो तत्काल थाने पे जा सकते हैं। वहाँ पे साइबर हेल्प डेस्क है, जो जहाँ पे एक SI रैंक के आदमी उनको उनसे मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनको गाइड करेंगे। ऐसे भी दशा में अगर उनको लगता है कि उनका पैसा कहीं कट गया है, तो उन बार बार हम लोग ट्रेन भी करते हैं कि 1930 एक नंबर है, उस पर वो जा करके शिकायत अपनी दर्ज कराते हैं, तो उनका जो पैसा कटता है वो तुरंत वो ब्लॉक हो जाता है, वो लीन अमाउंट में चला जाता है, और उसके बाद वो कंप्लेन नंबर एक मिलता है, उसको वो थाने पे जाकर दे सकते हैं। वेबसाइट पे भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर थाने पे आके उसको हमें बताएं। जितनी जल्दी ये कार्रवाई होती है तो पैसा उतनी जल्दी उनका होल्ड हो जाता है, और वो पैसा 3 दिन जो है, वो 3 दिन के अंदर अगर होता है तो पैसा होल्ड होके वापस होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हम लोग बार बार समझाते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी, जैसे ही अगर उनको लगता है कि उनका पैसा कहीं कट गया है, साइबर फ्रॉड में हो या किसी कारण से, तो तुरंत वो अपने बैंक को 1930 के माध्यम से सूचना दे दें, तो उनका पैसा लीन अमाउंट में चला जाता है, और बाद में लीगल प्रोसीजर के हिसाब से उसको वापस उनके। क्या कुछ नया कुछ होने जा रहा है पुलिस महकमे में? हाँ ज़रूर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 10 पार्टीज हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि नए हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में भर्तियां हुई हैं, वो भी अब ट्रेनिंग कंप्लीट करके पुलिस फोर्स को, रेगुलर पुलिस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। नई भर्तियां भी आएंगी, तो पिछले साल से हम उम्मीद करते हैं कि ये इस साल यूपी पुलिस और भी बेहतर काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ DCP सेंट्रल विक्रांत वीर जी, जो अपने बेहद ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही टॉप कॉप से और जानते हैं उनके जीवन की कहानी।